2019 के नवंबर महीने की सुबह कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जल्द ही शहर की गिनती में एक ऐसा हत्याकांड दर्ज होने जा रहा है जो पुलिस, मीडिया और आम लोगों को महीनों तक उलझाए रखेगा। जिस व्यक्ति की हत्या ने सबको हैरान कर दिया, उसका नाम था अंशु शर्मा। उम्र महज 34 साल, पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए। अंशु एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर फाइनेंस मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। उनका निवास कोलकाता के पॉश सॉल्ट लेक सेक्टर 3 में था, जहां वे अपनी पत्नी साक्षी और 5 वर्षीय बेटे अर्णव के साथ रहते थे। अंशु का व्यक्तित्व बहुत ही सरल और शांत स्वभाव का था। ऑफिस और घर के अलावा उनका कोई बाहरी संपर्क या विवादों से जुड़ा कोई इतिहास नहीं था। पड़ोसियों और सहकर्मियों के अनुसार वे ज्यादा बोलने वाले नहीं थे, लेकिन हमेशा मदद को तैयार रहते थे। उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और न ही किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी की बात सामने आई थी। 18 नवंबर 2019 सोमवार का दिन अंशु रोज की तरह सुबह 9:45 बजे अपने फ्लैट से निकले थे। उन्होंने अपनी सफेद हुंडई i20 कार ली और कहा कि वे सीधे ऑफिस जा रहे हैं। लेकिन वे ऑफिस कभी नहीं पहुंचे। उस दिन वे किसी मीटिंग में भी उपस्थित नहीं थे और उनका मोबाइल 10:30 बजे के बाद से स्विच ऑफ हो गया था। अंशु की गुमशुदगी की खबर सबसे पहले उनकी पत्नी साक्षी को लगी जब उन्होंने शाम 6 बजे तक पति को घर वापस आते नहीं देखा। 18 नवंबर 2019 की शाम तक जब अंशु शर्मा अपने ऑफिस से घर नहीं लौटा तो उनके परिवार में बेचैनी फैल गई। आमतौर पर समय के पाबंद और अनुशासित अंशु का देर तक न लौटना असामान्य था। उनकी पत्नी ने सबसे पहले उन्हें कॉल किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ मिला। फिर रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों को फोन किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शाम होते होते चिंता डर में बदलने लगी। रात 8 बजे के आसपास परिवार ने सॉल्ट लेक थाने में जाकर लापता व्यक्ति की रिपोर्ट FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने शुरुआत में रूटीन जांच शुरू की, कॉल रिकॉर्ड, आखिरी लोकेशन, CCTV फुटेज और उनके मोबाइल नंबर की ट्रैकिंग। लेकिन मोबाइल बंद होने के कारण कोई ठोस लोकेशन नहीं मिल पाई। 19 नवंबर की सुबह लगभग 6:30 बजे राजारहाट इलाके में एक स्थानीय चरवाहे ने झाड़ियों के पास एक लाश देखी और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान की पुष्टि की। मृतक अंशु शर्मा थे। उनका शरीर खून से लथपथ था। प्राथमिक जांच में सामने आया कि उनके शरीर पर चाकू के 8 गहरे वार थे, अधिकतर सीने और पेट पर। उनके हाथ में भी जख्म थे, जिससे स्पष्ट था कि उन्होंने हमलावर से बचने की कोशिश की थी। मोबाइल और पर्स मौके से गायब थे, लेकिन जेब में उनके ऑफिस का ID कार्ड मिला, जिससे पहचान की गई। शव के पास कोई CCTV नहीं था और इलाका सुनसान था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और जांच तेज कर दी। अब यह एक सामान्य लापता व्यक्ति का मामला नहीं रह गया था। यह साफ था कि अंशु की हत्या बेहद सोच समझकर की गई थी। 19 नवंबर की सुबह जब पुलिस को अंशु शर्मा की लाश राजारहाट के एक सुनसान झाड़ी वाले इलाके में मिली, तो तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। आसपास की जगह को घेर लिया गया और हर संभावित सुराग की तलाश शुरू हुई। लाश के पास कोई ID, पर्स या मोबाइल नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान में थोड़ा समय लगा, लेकिन परिवार से उसकी पुष्टि हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंशु शर्मा की मौत 18 नवंबर को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच हुई थी। यह टाइमिंग काफी अहम थी, क्योंकि अंशु को ऑफिस के लिए सुबह 9:45 बजे घर से निकलते हुए देखा गया था और उसी दिन दोपहर तक उसकी हत्या हो चुकी थी। शरीर पर धारदार चाकू से किए गए 8 वार थे। ये घाव बहुत गहरे थे, जिससे साफ हो गया कि हमला जानलेवा इरादे से किया गया था। सबसे खतरनाक वार उसके सीने और पेट पर किए गए थे। हालांकि सबसे पहले उसके गले को दबाने की कोशिश की गई थी। यह रिपोर्ट गले पर पाए गए खरोंचों और लाल निशानों से सामने आया।
इसका मतलब था कि हत्यारा शायद शुरू में उसे गला घोंट कर मारना चाहता था, लेकिन जब वो नाकाम रहा तो उसने चाकू से हमला कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अंशु के शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, न तो नाखूनों के खरोंच, न ही कपड़े फटे थे, न ही कोई और चोट। यह जांच टीम को सोचने पर मजबूर कर गया कि शायद अंशु अपने कातिल को पहचानता था, या फिर उस पर अचानक हमला किया गया जब वो असावधान था। फॉरेंसिक टीम ने लाश के पास मिट्टी और घास से कुछ सैंपल लिए, जिससे यह जानने की कोशिश की गई कि क्या वहां किसी और व्यक्ति के फुटप्रिंट्स, डीएनए या अन्य सबूत हो सकते हैं। लेकिन शुरुआती जांच में कोई भी साफ साफ सुराग नहीं मिला। अब पुलिस के पास कुछ सवाल थे। क्या यह हत्या प्लानिंग के तहत की गई थी? क्या अंशु ने खुद ही उस इलाके में किसी से मिलने गया था? और अगर हत्यारा जानकार था तो उसकी पहचान कैसे हो? फॉरेंसिक रिपोर्ट ने केस को और जटिल बना दिया था, लेकिन साथ ही पुलिस को सही दिशा में सोचने की नींव भी मिल गई थी। अंशु शर्मा की हत्या ने पूरे कोलकाता, खासकर सॉल्ट लेक और राजारहाट क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। एक साधारण चार्टर्ड अकाउंटेंट की इतनी बेरहमी से हत्या? कोई बड़ी दुश्मनी या आपसी रंजिश की बात सामने नहीं आई थी। ऐसे में पुलिस के लिए ये केस एक रहस्य बन गया था। जैसे ही 19 नवंबर को उसका शव झाड़ियों में मिला, कोलकाता पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने जांच की कमान संभाली। सबसे पहले अंशु के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) निकाली गई। पुलिस ने देखा कि 18 नवंबर को सुबह 9:37 बजे एक अज्ञात नंबर से उसे कॉल आया था, और ये कॉल करीब 1 मिनट 20 सेकंड चला था। यही कॉल उसकी आखिरी एक्टिविटी थी। इसके बाद उसका मोबाइल हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया। उस अनजान नंबर को ट्रेस किया गया, लेकिन अब वह बंद था और कोई वैध आईडी उस पर रजिस्टर्ड नहीं थी, यानी कि वह सिम किसी फर्जी दस्तावेज से लिया गया था। पुलिस को संदेह हुआ कि ये हत्या सोची समझी साजिश हो सकती है। इसके बाद पुलिस ने उस रूट के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, जहां से अंशु रोज अपने ऑफिस जाता था। एक फुटेज ने केस की दिशा ही बदल दी। सुबह करीब 9:48 बजे एक कैमरे में अंशु दिखाई दिया, लेकिन वह ऑफिस की ओर न जाकर एक गली में मुड़ता है और वहां एक स्कूटर के पीछे बैठता है। स्कूटर चला रहा व्यक्ति हेलमेट में था, जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिखा। स्कूटर के रजिस्ट्रेशन नंबर की भी पहचान करना मुश्किल था क्योंकि वीडियो की क्वालिटी कम थी, लेकिन पुलिस ने वीडियो को एनालाइज करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भेजा। फुटेज देखकर अंशु के परिवार वाले चौंक गए। उन्होंने बताया कि वह आमतौर पर स्कूटर से नहीं जाता था और उन्हें नहीं मालूम कि वह उस व्यक्ति को जानता था या नहीं। पुलिस को अब यकीन हो चला था कि अंशु अपने कातिल को जानता था, क्योंकि वह बिना किसी डर के स्कूटर पर बैठा था। इसके साथ ही पुलिस ने अंशु के बैंक स्टेटमेंट, मेल्स और व्हाट्सएप चैट्स खंगालने शुरू किए। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उन्हें कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शंस और एक नया नाम मिला, रवि कुमार, जो हाल ही में अंशु के संपर्क में आया था। अब पुलिस की जांच की सुई रवि कुमार की ओर मुड़ गई थी, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। जब कोलकाता पुलिस ने अंशु के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल डेटा की बारीकी से जांच शुरू की, तो उन्हें 3 मोबाइल नंबर ऐसे मिले जो उसकी मौत से पहले लगातार संपर्क में थे। इन नंबरों से बार बार बातचीत हुई थी, खासकर घटना वाले दिन से 1 हफ्ते पहले तक। पुलिस ने इन नंबरों के मालिकों की पहचान की और 3 प्रमुख संदिग्ध सामने आए। अरिजीत और अंशु एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की दोस्ती मजबूत मानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके बीच बातचीत कम हो गई थी। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि घटना से करीब 4 दिन पहले अरिजीत ने अंशु को 5 बार कॉल किया था। जब पुलिस ने अरिजीत से पूछताछ की, तो उसने बताया कि वह कुछ समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और अंशु से 50,000 रुपए की मदद मांगी थी। अंशु ने पैसे देने से साफ मना कर दिया था। पुलिस को यह बात संदिग्ध लगी क्योंकि अरिजीत के फोन से आखिरी बार अंशु को 17 नवंबर की रात कॉल किया गया था।
राहुल से अंशु की जान पहचान एक ऑनलाइन ट्रेडिंग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हुई थी। इस ग्रुप में शेयर बाजार और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सुझाव साझा किए जाते थे। पुलिस को जानकारी मिली कि अंशु ने राहुल के कहने पर एक स्कीम में 1 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन बाद में उसे भारी नुकसान हुआ। राहुल के खिलाफ पहले भी एक धोखाधड़ी का केस दर्ज था। जब पुलिस ने उसे बुलाकर पूछताछ की तो उसने कहा कि उनका केवल ऑनलाइन संबंध था और वह अंशु से कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला। लेकिन तकनीकी विश्लेषण में पता चला कि दोनों ने एक ही लोकेशन से कॉल की थी, जिससे शक और गहरा हो गया। संदीप एक निजी कर्ज वसूली एजेंसी में काम करता था। कुछ महीने पहले अंशु ने उसके खिलाफ थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि संदीप ने उसे धमकाया था और घर आकर परिवार को डराया था। पुलिस को संदीप का नंबर भी कॉल रिकॉर्ड में मिला। हालांकि उसने दावा किया कि अंशु से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी और वह तो केवल अपना कर्ज वसूलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन संदीप के मोबाइल की लोकेशन 18 नवंबर को राजारहाट के उसी इलाके के करीब थी, जहां अंशु का शव मिला। इन तीनों संदिग्धों की पृष्ठभूमि, उनके बयानों में अंतर और घटनास्थल के आसपास की मोबाइल लोकेशन ने पुलिस को एक गहरी साजिश का संकेत दिया। जांच अब और भी गंभीर दिशा में बढ़ रही थी। सवाल यही था, क्या इनमें से कोई एक ही हत्यारा था या ये तीनों किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थे? पुलिस की जांच जब मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा की तरफ बढ़ी तो एक नाम बार बार सामने आने लगा, अरिजीत घोष। अंशु का पुराना कॉलेज मित्र, जो हाल ही में उससे फाइनेंशियल मदद मांग रहा था। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की गहराई से जांच की तो पाया गया कि हत्या से 1 सप्ताह पहले अरिजीत और अंशु के बीच 10 बार कॉल हुई थी। इनमें से कुछ कॉल्स काफी लंबी थीं, 15 से 20 मिनट की। यह एक सामान्य बातचीत से ज्यादा लग रहा था। जब पुलिस ने अरिजीत को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो शुरू में उसने कहा कि वह और अंशु अच्छे दोस्त थे और उन्होंने बस सामान्य बातचीत की थी। लेकिन जब उसे दिखाया गया कि उसका स्कूटर एक CCTV फुटेज में दिखाई दिया था, उस गली में जहां अंशु आखिरी बार जिंदा देखा गया था, तब वह घबरा गया। अरिजीत ने फिर स्वीकार किया कि वह 18 नवंबर को अंशु से मिला था, लेकिन उसने दावा किया कि यह मुलाकात दोपहर 11 बजे हुई थी और इसके बाद वह अलग हो गया था। उसने यह भी बताया कि उसने अंशु से पैसे मांगे थे, लेकिन अंशु ने साफ मना कर दिया था, जिससे वह नाराज हो गया था। हालांकि उसने हत्या में शामिल होने से पूरी तरह इनकार किया। पुलिस को अरिजीत की कहानी में कई झोल नजर आए। सबसे पहले CCTV फुटेज की टाइमिंग दोपहर 12:15 बजे की थी, जबकि अरिजीत का दावा था कि वह 11 बजे मिलकर चला गया था। दूसरा, उसका स्कूटर उसी दिशा में जाते दिखा जहां अंशु की बॉडी मिली थी। इसके अलावा अरिजीत का मोबाइल लोकेशन भी हत्या के समय घटनास्थल के पास ट्रेस हुआ था, जिसने पुलिस का शक और गहरा कर दिया। हालांकि ठोस सबूत न होने के कारण पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकी, लेकिन उस पर नजर रखी जाने लगी और उसका फुल बैकग्राउंड चेक शुरू कर दिया गया। उसके बैंक ट्रांजैक्शंस, सोशल मीडिया एक्टिविटी और उसके मोबाइल में मौजूद चैट्स को भी खंगाला गया। अब पुलिस को यकीन था, अरिजीत इस केस की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन क्या वह असली कातिल है या सिर्फ एक मोहरा? जांच और गहराई में उतरती जा रही थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, कोलकाता पुलिस ने तकनीकी सबूतों की गहराई से जांच शुरू की। अंशु के मोबाइल की क्लाउड बैकअप से डेटा रिकवर करवाया गया। मोबाइल तो पहले ही फॉर्मेट हो चुका था, लेकिन बैकअप में कुछ अहम सुराग मिल सकते थे। डेटा रिकवरी में सबसे बड़ा ब्रेकथ्रू चैट हिस्ट्री से मिला। अंशु और अरिजीत घोष के बीच चैटिंग में एक खास संदेश पुलिस की नजर में आया। दे रहा हूं, लेकिन ज्यादा मत मांगना। यह संदेश हत्या से 3 दिन पहले का था और सीधे अरिजीत को भेजा गया था। यह साफ इशारा करता था कि अंशु ने कुछ पैसे दिए थे, लेकिन अरिजीत बार बार अधिक पैसे की मांग कर रहा था।
इसके साथ ही पुलिस ने जीपीएस लोकेशन डेटा की जांच की। अंशु का मोबाइल आखिरी बार हत्या के दिन सुबह 10:30 बजे एक्टिव मिला था। लोकेशन राजारहाट का एक सुनसान इलाका। चौंकाने वाली बात यह थी कि अंशु का मोबाइल वहां लगातार 2 घंटे तक एक्टिव रहा, लेकिन उसके बाद लोकेशन अचानक बंद हो गई। पुलिस ने जीपीएस ट्रैक को मैपिंग सॉफ्टवेयर से मिलाया। लोकेशन पिनपॉइंट की गई, एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री जो अब कबाड़खाना बन चुकी थी। यह फैक्ट्री शहर से थोड़ी दूरी पर थी और आसपास सीसीटीवी नहीं थे। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि यहीं पर अंशु को आखिरी बार लाया गया था। लोकेशन इतनी सुनसान थी कि बिना किसी प्लानिंग के वहां जाना लगभग असंभव था। इसका मतलब था कि किसी जानकार व्यक्ति ने अंशु को वहां बुलाया या लाया था। अब पुलिस के पास 3 बड़े सबूत थे: चैट में धमकी भरे लहजे में पैसों की बात, हत्या के दिन जीपीएस लोकेशन राजारहाट की फैक्ट्री, अरिजीत के स्कूटर की लोकेशन उस क्षेत्र के पास सीसीटीवी में देखी गई। इन तीनों सुरागों ने जांच को एक मजबूत दिशा में मोड़ दिया। पुलिस को यकीन था कि इस फैक्ट्री में कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, शायद हत्या का स्थान या और भी बड़े सबूत। अब अगला कदम था राजारहाट की फैक्ट्री पर छापा। राजारहाट के जिस पुराने फैक्ट्री की लोकेशन जीपीएस डेटा से मिली थी, उस पर पुलिस ने तुरंत एक विशेष टीम के साथ छापा मारा। यह फैक्ट्री कई सालों से बंद पड़ी थी और आसपास के लोग भी इसे भूतहा मानने लगे थे। जगह सुनसान थी, चारों ओर जंग लगे गेट और टूटी खिड़कियां किसी डरावने सीन की तरह लग रही थी। फैक्ट्री के अंदर जाते ही पुलिस की टीम को कई अहम सबूत हाथ लगे। सबसे पहले एक कोने में मिट्टी और राख के ढेर के नीचे एक जला हुआ पर्स मिला। पहचान पत्र से पुष्टि हुई कि वह अंशु दत्ता का ही था। उसी के पास एक टूटा हुआ मोबाइल फोन पड़ा था, जिसे बाद में जांच में अंशु का ही बताया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी फर्श पर पड़े खून के धब्बे। जांच टीम ने तुरंत उस स्थान को घेर लिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। पास में ही एक पुराना चाकू भी मिला जिस पर खून के सूखे धब्बे थे। ये सभी सबूत संकेत कर रहे थे कि अंशु की हत्या इसी जगह पर हुई थी या फिर यहाँ उसकी बॉडी को लाया गया था। फैक्ट्री के बाहर एक दीवार पर लटकते पार्किंग स्लिप पर भी पुलिस की नजर गई। उस स्लिप पर एक स्कूटर की पार्किंग एंट्री थी और नाम के स्थान पर लिखा था घोष, यानी अरिजीत घोष। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया जब पुलिस ने फैक्ट्री में मिले चाकू और पर्स पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स की फॉरेंसिक जांच कराई। रिपोर्ट में साफ लिखा था फिंगरप्रिंट्स मैच विद अरिजीत घोष। इतने ठोस सबूतों के बाद पुलिस ने बिना देर किए अरिजीत घोष को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान वह चुप्पी साधे रहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई आम लूट या दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी और अरिजीत इसमें मुख्य भूमिका में था। लेकिन क्या वह अकेला था या उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड था? जांच अब अगले स्तर पर पहुंच चुकी थी। थाने में घंटों की पूछताछ और सबूतों के दबाव के बाद आखिरकार अरिजीत घोष टूट गया। उसने पूरी वारदात कबूल कर ली। उसका जुर्म अब सिर्फ एक शक नहीं, बल्कि एक सच्चाई बन चुका था। अरिजीत ने बताया कि वह पिछले कुछ महीनों से गंभीर कर्ज में डूबा हुआ था। उसकी नौकरी छूट चुकी थी, घर का किराया बाकी था और निजी उधारदाताओं का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इस आर्थिक तंगी में उसने अंशु को याद किया, एक पुराना दोस्त जो नौकरी कर रहा था और कुछ हद तक सक्षम था। उसने अंशु से पैसों की मदद मांगी थी, लेकिन अंशु ने मना कर दिया। पूछताछ के दौरान अरिजीत ने कहा, मैंने उसे राजारहाट की पुरानी फैक्ट्री में मिलने को कहा था। सोचा था कि अकेले में बात करूंगा, शायद मना ना कर पाए। लेकिन जब उसने साफ साफ इनकार कर दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। उसने आगे बताया कि पहले दोनों में बहस हुई, फिर उसने अंशु को धक्का दिया। अंशु गिर गया और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। तभी अरिजीत ने पहले उसका गला दबाने की कोशिश की, लेकिन जब अंशु संघर्ष करता रहा
तो गुस्से में आकर पास पड़ी एक पुरानी फैक्ट्री की चीजों में से एक जंग लगा चाकू उठाया और उस पर वार कर दिया। हत्या के बाद अरिजीत घबरा गया था। उसने अंशु का मोबाइल और पर्स लिया ताकि पुलिस को पहचान में समय लगे। मोबाइल को उसने अपने पास ही रखा ताकि जीपीएस लोकेशन से भ्रम फैले। बाद में पर्स चलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ चीजें अधजली रह गईं। उसने खुद को बचाने के लिए हत्या के बाद फैक्ट्री से निकलकर स्कूटर से घर चला गया। लेकिन वह सीसीटीवी, जीपीएस डेटा और मोबाइल बैकअप की ताकत को समझ नहीं पाया था। पुलिस ने धैर्य और तकनीकी साधनों से उसे बुरी तरह घेर लिया था। अरिजीत का ये कबूलनामा ही नहीं, बल्कि उसके खिलाफ मिले सबूतों की लंबी फहरिस्त थी, जिसने इस केस को मजबूती से अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन अभी अदालत की लड़ाई बाकी थी। हत्या के मामले में कोलकाता पुलिस ने अरिजीत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के तहत केस दर्ज किया। सबूतों की कड़ी, मोबाइल चैट, जीपीएस लोकेशन, फैक्ट्री से मिले खून के निशान, चाकू और फिंगरप्रिंट अदालत में पुख्ता तरीके से पेश किए गए। मामला बिधाननगर सेशन कोर्ट में चला, जहां अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध किया कि अंशु को जानबूझकर एक सुनसान फैक्ट्री में बुलाया गया था। वहां पैसे की मांग को लेकर हुए झगड़े के बाद अरिजीत ने उसे पहले गला दबाकर मारने की कोशिश की और फिर चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी। कोर्ट में अरिजीत की कबूलनामे को भी सबूत के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे उसने पुलिस पूछताछ के दौरान दिया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने खून के नमूनों को अंशु के डीएनए से मेल खाता बताया और जली हुई वस्तुएं उसके पहचान पत्र की पुष्टि करती थीं। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने जुलाई 2021 में अरिजीत को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले के बाद अंशु के परिवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमें न्याय मिला। अंशु अब वापस नहीं आएगा, लेकिन हमें सुकून है कि दोषी को सजा मिली। यह मामला समाज के लिए एक चेतावनी भी बना कि लालच और धोखा किस हद तक इंसान को गिरा सकता है और कानून की नज़र से कोई बच नहीं सकता। दोस्तों, ये थी कोहराम कोलकाता के अंशु शर्मा हत्याकांड की सच्ची दास्तान, एक ऐसी कहानी जिसने रिश्तों की परतों के पीछे छिपे खतरे को उजागर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप अगली रहस्यमयी और सच्ची कहानी मिस न करें। फिर मिलेंगे एक और सस्पेंस और सच्चाई से भरी कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए और सोचिए, क्या हम वाकई अपने करीबियों को अच्छी तरह जानते हैं? धन्यवाद।